हम दुनिया को घुमाना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने हमें घुमा दिया। लाखों करोड़ों रुपए हमने लोन ले लिया था, बैंकों से उधार ले लिया था, सिर्फ ये सोचकर कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा। देखते देखते हमारे सिर पे 14 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, सुसाइड कर। देखते थे लोग किस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है, और हम टूर हिट हो गया। इतना हिट कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। एक सितंबर 2000, हम दो भाई करोल बाग की छोटी सी पुरानी सी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे, ऑफिस का नंबर था 306, के बाहर खड़े थे, क्योंकि आज के दिन हमने ये ऑफिस किराए पे लिया था। हमने ताला खोला और अंदर घुसे। एक पुरानी सी बिल्डिंग में पुराना ऑफिस कैसे होता है, शायद आप इसको जज कर पाए। पुराना पंखा और एक कंप्यूटर जो कि हमने इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे उधार लेके खरीदा था। टीम छोटी थी, मैं और मेरा भाई। ऑफिस भी छोटा था, लेकिन सपने बड़े थे। और सपना था कि दुनिया को इंडिया घुमाना है, यानी कि एक ट्रैवल एजेंसी की, टूरिज्म कंपनी की हमने शुरुआत की थी उस दिन, ये सोचकर कि इंडिया सिर्फ घुमाना ही नहीं है, कि उनको सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार ही नहीं दिखाना है, बल्कि लोगों से मिलवाना है, एक्सपीरियंस करवाना है, खाना दिखाना है, कल्चर, फेस्टिवल्स, इन सब का भी एक्सपीरियंस करना है, ताकि दुनिया वाले सोचें कि इंडिया की संस्कृति, इंडिया का कल्चर, इंडिया का फेस्टिवल, इंडिया के लोग, इंडिया की भाषा जैसे सबसे अलग है। और यही सपना लेते लेते हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई। इंटरनेट स्लो था, लेकिन जज्बा बड़ा था। तो उस वेबसाइट पे हमने कुछ अपने इंडिया के फेवरेट जगह के टूर्स डाले, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, और उसको प्रमोट करना शुरू किया। क्योंकि गूगल में उस समय हमने सुना था कि गूगल में अगर आपकी वेबसाइट आ जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया से काम आने लगता है। और यही हमने किया। एक हायरिंग करी कि जो एक डिजाइनर भी हो और एक एसईओ भी हो। तो उस एसईओ ने हमारी साइट को रैंकिंग पे डाल दिया, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पे, इंडिया टूर्स, इंडिया हॉलीडेज, इंडिया वैकेशंस, ताजमहल टूर्स, ऐसे करके हमारी साइट कुछ ही समय में ऊपर आने लग गई। 2002 तक होते होते कुछ खास नहीं बदला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारी मेहनत थोड़ी बहुत दिखनी शुरू हुई। 2003 आते आते हमारे पास कुछ दिन की क्वेरीज बंद गई कि कुछ क्वेरीज आने लग गई। काम अब थोड़ा बहुत निखरने लग गया था। 2004 आते आते उस ऑफिस को जिस पे हम किराया देते थे और बड़ी मुश्किल से किराया दे पाते थे, उसको हमने खरीद लिया। और ये एक सपना पूरा होने जैसा लगा हमारे को। ऑफिस तो बहुत छोटा था, 375 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा कमरा, लेकिन हमें ऐसी खुशी थी जैसे हमने बहुत कुछ पा लिया हो। और 2004 आते आते सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, काम हमारा बढ़ रहा था, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, हमारी ट्रिप एडवाइजर पे रेटिंग भी अच्छी चल रही थी, ताकि लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते थे हमारी सर्विस लेने के लिए। और इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से हमारा काम बढ़ रहा था। और 2004 के एंड में हमने अपने आसपास के 3 ऑफिस और खरीद लिए और उसको एक ऑफिस बना दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑफिस सबसे बड़ा था बाकी के लोगों से। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि हमने कुछ कर लिया है। खैर, 2005 हुआ, बिजनेस बढ़ता गया, स्टाफ बढ़ता गया, और हायरिंग करते गए, और वेबसाइटें बनाते गए हमने, और मल्टीपल वेबसाइटें बनानी शुरू कर दी अलग अलग रीजन के ऊपर। 2006 हुआ और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, क्योंकि हमने न्यू राजेंद्र नगर में अपना खुद का मकान खरीद लिया था 2006 में। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। खैर, हम अपने रास्ते पे चल रहे थे। फिर आया 2007। 2007 आने पे हमें ऐसा लगा कि अब और एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है। तो हमने उसको एक्सपेंड करने के लिए हमने एक और वेबसाइट बनाई कि हम अभी तक तो हम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए टूर बेच रहे थे, इंडिया के, सिर्फ इंडिया के, क्योंकि हमारी एक निश थी कि हम सिर्फ इंडिया बेचेंगे, और वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। अब हमने सोचा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, क्यों ना हम इंडिया में स्टार्ट करें। और फिर हमने ये सोचा कि बहुत सारे लोग तो अपनी कंपनी को इतना स्केल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम स्केल करने के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाएं जिसमें हम सिर्फ टूर पैकेज ना करें, बल्कि इसके अंदर हम फ्लाइट्स भी बेचें, होटल्स भी बेचें, कार रेंटल भी बेचें, वीजा भी बेचें, इंश्योरेंस भी बेचें, यानी कि हर वो चीज करें जो दुनिया बेचती है, और सबसे कुछ ना कुछ आएगा तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल हो जाएगा और बहुत कम समय में हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो 2006 तक जितने भी पैसे थे हमारे पास, उनमें से कुछ पैसे हमने उस नए पोर्टल पे लगा दिए, और बाकी का जो पैसा था
और कुछ बैंक से लोन लेकर, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस था कि हम इस बिजनेस को खड़ा कर लेंगे अच्छा खासा, तो बैंक से लोन भी लेना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक से हमने लोन लिया, अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी उसको ऐड पे लगा दिया उस वेबसाइट को चालू करने के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में हमारे को कोई जानता नहीं था, तो हमारे को ऐड करने की जरूरत थी। हमने टीवी में ऐड फेंक दी, हमने पेपर में इश्तेहार देने शुरू कर दिए। दिल्ली के मैक्सिमम ऑटो के पीछे हमारा स्टिकर लगता था हमारी कंपनी का, तो जगह जगह पे, और रेडियो के अंदर हमने जिंगल बना लिया जो रेडियो पे जिंगल की तरफ चलता था। खैर पैसा तो खर्च हो ही रहा था, लाखों करोड़ों रुपए हमने लोन ले लिया था, बैंकों से उधार ले लिया था, सिर्फ ये सोचकर कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हम बहुत समय में इसको चुका देंगे। इसके साथ ही हमने स्टाफ को बढ़ाया ताकि उसको मैनेज कर सकें। इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत जगह जगह पे हमारा इंटरव्यू चल रहा था, लोग हमारे को जानने लग गए थे, इतना काम आ रहा था, स्टाफ बढ़ गया था। लेकिन उन दिनों में यानी कि 2007 के एंड में गूगल ने कुछ अपनी पॉलिसी चेंज करी, तो जो हमारा इंटरनेशनल वाला काम था वो बिल्कुल बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि गूगल की पॉलिसी की वजह से हमारी जो रैंकिंग थी सर्च इंजन्स के ऊपर वो सारी खत्म हो गई। तो अब हम सिर्फ डिपेंड थे इंडियन मार्केट के ऊपर, और इंटरनेशनल मार्केट जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट था, जो क्रीम था जिससे हमने अपने ऑफिस खरीदे थे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हम दुनिया को घुमाना चाहते थे लेकिन दुनिया ने हमें घुमा दिया, क्योंकि हम अपना फोकस खो चुके थे। जिस फोकस के साथ हमने स्टार्ट की थी वो फोकस खत्म हो चुका था। 2010 आते आते हमें लगा कि अब कुछ गड़बड़ होने लग गई है, क्योंकि अब ईएमआई का प्रेशर, स्टाफ की सैलरी और अगले और दूसरे खर्चे, उसको मेंटेन करने के लिए अब इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें नुकसान होना शुरू हो गया। और ऐसे ही अपने पैसे को पूरा करने के लिए, देनदारियां करने के लिए, बैंक की ईएमआई को चुकाने के लिए हमने नई स्कीम, नए इंसेंटिव, ताकि बिजनेस और बढ़े, ताकि उससे हम ईएमआई दें। ये करते करते हमने डिस्काउंट ज़्यादा देने शुरू कर दिए, इंसेंटिव प्लान बनाने शुरू कर दिए। इस चक्कर में हमें दिन प्रतिदिन लॉस होता गया, और एक दिन ऐसा आया कि एक दिन का लॉस 3-4 लाख रुपए हो रहा था डेली का, और वो हमें पता था लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर देखते देखते हमारे सिर पे 14 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। 14 करोड़ रुपए उस समय 10-12 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 14 करोड़ कर्जा सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का, एक बैंक का, एक बंदे का नहीं था, सैकड़ों लोग थे। हम ऑफिस में जाया करते थे, किसी काम के लिए नहीं जाया करते थे, क्योंकि अब काम बचा ही नहीं था, क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन इतनी खराब हो गई थी स्टाफ के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, कि कोई हमें काम देना नहीं चाहता था। स्टाफ में 3-4 लोग बचे थे, और हम सिर्फ ऑफिस में सामना करने जाते थे कि आज उसको टाइम दिया हुआ, आज सोमवार है, आज उसको टाइम दिया हुआ, आज पैसे हैं नहीं, आज उसको क्या बोलेंगे। क्योंकि अगर हम डर के घर पे बैठ जाते और ऑफिस बंद कर देते या ऑफिस में नहीं जाते, तो हमें डर था कि कहीं ये पुलिस कंप्लेंट ना कर दे, एफआईआर ना कर दे, घर पे पुलिस ना आ जाए और लेडीज वगैरह होंगी, क्या जवाब देंगे। घर वालों से हम छुपाते थे कि हालात इतने खराब हैं, लेकिन घर जब जाते थे तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं होता था, बल्कि इस उम्मीद में जाते थे कि हमारे दिमाग में था कि हाँ कुछ चूड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ बैंगल्स हैं, या कुछ चेन वगैरह है, उससे इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस आदमी को निपटा देंगे, उस आदमी को निपटा देंगे, उसका गुजारा चल जाएगा। चलो कल का तो खत्म हुआ, अब मंगलवार का मंगलवार को देखेंगे। सोमवार तो गुजरा। खैर ऑफिस में जिल्लत होती रही, लोग गुंडे लेकर आते रहे, लोग इकट्ठे 100 लोग भी आए ऑफिस में जिनकी टिकटें पेंडिंग थी, जो हमने पैसे ले रखे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दे सके थे तब तक। वो टिकटें लेने के लिए एक बार तो ऐसा हुआ कि 100 लोग इकट्ठे आ गए थे ऑफिस में, और वो मांगने लग गए, मेरी टिकट परसों की है, मेरी टिकट अगले महीने की है, मेरी टिकट दो। और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और मुझे पता है वो दिन कैसा था, ना हम जा सकते थे ना हम भाग सकते थे। भागते भी तो कहाँ भागते और कैसे भागते। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि हमारे पास कुछ था नहीं, और 100 लोग जब इकट्ठा हो गए थे हमारे पास वो टिकट लेने के लिए, वो टिकटें थी करीब 80-90 लाख रुपए की। अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। 80-90 लाख रुपए हमें तो कोई 8,000 रुपये ना दे। इतना बड़ा कर्जा और सिर पे वो प्रॉब्लम कि 100 लोगों की और 150 लोगों की टिकटें कैसे चुकाएंगे। हमने इंडस्ट्री के और भी लोगों के पास अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम तो था, क्योंकि टीवी में ऐड दी थी, अखबारों में ऐड दी थी, जगह जगह पे हमारे चर्चे थे। तो एक कंपनी के ओनर ने हमारे को इस शर्त पर कि हम अपनी कंपनी के अंदर उसको हिस्सेदार बना देंगे या फिर अपना घर उसको अपना गिरवी रख देंगे, ये सोचकर उसने हमारी टिकटें बना दी। तो हमारे सिर से वो 100 टिकटों वाला 150 टिकटों वाला प्रॉब्लम उसने हटा दी। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि हमारी कंपनी के अंदर वो हिस्सेदार हो गया और वो हमारे ऑफिस में रोज आने लग गया।
रोज बैठने लग गया। और अब हमने घर के लिए तो उसको मना लिया कि घर पहले से बैंक के पास गिरवी है, घर तो हम दे ही नहीं सकते आपको, आप एक काम करो, आपने जो किया है या जो आगे भी आप मदद करोगे उसके एवज में हम आपके नाम पे ऑफिस कर देते हैं। और आसफ अली रोड पे जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री का है, मुझे याद है वो दिन जब मैं उसके नाम पे ऑफिस करने गया था। जब वो हमारा नंबर आ रहा था साइन के लिए, उससे पहले मैं बाहर आया, बाहर आके बहुत रोया कि कितने चाव से, कितने जतन से, कितनी मेहनत से, कितने सपने को सच साबित किया था हमने, और आज ये ऑफिस हमारे हाथ से जा रहा है। वो ऑफिस उसके नाम पे तो कर दिया, और अपने ही उस ऑफिस के अंदर जो बड़े प्यार से बनाया था, वो ऑफिस में हम खुद किराए पे आ गए। तो अब ना हमारे पास ऑफिस था, घर गिरवी था, और घर की भी EMI इतनी सारी इकट्ठी हो गई थी कि घर में अब बैंक वाले आ गए। बार बार आने के बाद उन्होंने आखिरकार पोस्टर भी लगा दिया, वो नोटिस भी लगा दिया घर के बाहर कि 60 दिन के अंदर अगर आपने ये पैसे नहीं चुकाए, बैंक का पूरा कर्जा नहीं उतारा, तो ये घर आपसे हम छीन लेंगे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि गाड़ियां लेने के लिए, उठाने के लिए आ जाते थे, और जब गाड़ी उठाने के लिए आते थे तो हम उनको रोक नहीं पाते थे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर पाते थे, लेकिन वो तो लोकल थाने वाले को इन्वॉल्व करके आते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बस ये है कि देखते थे लोग किस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है, और हम किसी को शक्ल दिखाने, हम सोचते थे कि हम किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते। जब गाड़ियां हमारी सड़क से उठती थी, सिर झुका के चलते थे, गली में कहीं पर भी जाते थे। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी, घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था, कोई मदद करने वाला नहीं था, हर तरफ निराशा, अंधेरा, धुंधलापन, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं था। और ये 2014 की बात है। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था, तो एक मोटिवेशनल स्पीच मैंने पढ़ी, और उसमें जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसमें लिखा था कि इफ़ यू हैव टू चेंज योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। और मुझे बताया गया कि अगर आप कंप्लेंट करते हो हर चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे पास भी एक कंप्लेंट की पूरी लंबी लिस्ट थी, मैं सरकार को कंप्लेंट देता था कि सरकार मदद नहीं करती, पड़ोसियों की कंप्लेंट करता था कि वो हमारी मदद नहीं करते, हम इतने कर्जे में, हम इतनी प्रॉब्लम में हैं, सबको लोगों को पता है। मैं दोस्तों की कंप्लेंट करता था कि कोई साथ नहीं देता, बिजनेस की कंप्लेंट करता था कि रिसेशन है, काम नहीं उठता, गूगल की कंप्लेंट करता था, हर तरफ अपने एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट करता था, हर तरफ से मेरी लिस्ट कंप्लेंट्स की इतनी लंबी हो गई थी। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मुझे आया कि मुझे एक नाम इस लिस्ट में अभी भी बाकी है, कि इस लिस्ट में एक नाम नहीं है, बाकी सारे नाम तो मैंने लिख दिए, और वो नाम था मेरा, यानी कि आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। उस दिन मेरे को समझ में आया कि माइंडसेट जो होता है ना, वो किस्मत से बहुत ऊपर होता है। फिर एक दिमाग में आया कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं, क्योंकि मैं राजेंद्र नगर इलाके में रहता था उस समय, और हमारे इलाके में बहुत सारे IAS के सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 से ज़्यादा। तो उन सबको घर का खाना चाहिए होता है, बाहर का खाना रोज नहीं खा सकते, और एक एक बच्चा 6-6 महीने, 1-1 साल रुकता है वहां पर, तो वो टिफिन सर्विस की टाइप का खाना वो मंगाते हैं। तो हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर, जिसका 38,000 रुपये किराया था, बड़ी मुश्किल से वो किराया दिया, और उसमें स्टोव वगैरह और गैस वगैरह रखी, 1-2 शेफ रखे इधर उधर से करके। तो रेस्टोरेंट तो खोल लिया हमने, और पर्चे वगैरह इंस्टीट्यूट के बाहर हमने खुद बांटने शुरू कर दिए। अब दिक्कत थी कि डिलीवर कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से जोमेटो भी बिल्कुल नया था, और स्विगी भी बिल्कुल नया नया आया था, और उनके चार्जेस ज़्यादा थे। तो हमने 1-2 डिलीवरी मैन रखे कि हमारे यहाँ से खाना बना के स्टूडेंट को देने के लिए जाएगा। हमारे को तो लोन मिल नहीं सकता था, क्योंकि हमारा सिविल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। तो हमने अपने स्टाफ के, जो पुराना एक स्टाफ बचा हुआ था, उसने अपने नाम पे एक स्कूटी लोन पे लेके हमें दे दी कि आप सर करो, इसकी 2,500 रुपये की किस्त थी। तो धीरे धीरे वो बिजनेस थोड़ा बहुत रूप पकड़ने लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारा वो खाना, बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा घर जैसा खाना था वो। कुछ टिफ़िन सर्विस स्टार्ट हो गई, सो सुबह लंच में, सो आफ्टरनून में। तो इतना होने लग गया कि कुछ किराया देने के बाद, वो स्कूटी का किराया देने के बाद, शेफ़ की सैलरी वगैरह देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे, जो हम अपने इस कंपनी के अंदर, ट्रैवल कंपनी के अंदर कुछ पैसा धीरे धीरे चुका सकते थे, और कुछ घर का राशन पानी, फ़ोन वोन, इतनी सहूलियत हो गई थी। जब वो बिज़नेस चल पड़ा थोड़ा बहुत, तो हमने सोचा कि यार ये तो बिज़नेस हो चुका है। फिर हमने दोबारा रिस्क लेने का मन बनाया। हमने फिर उसके आसपास एक और जगह देखी कि हम एक रेस्टोरेंट बनाते हैं। थोड़े पैसे इकट्ठे करके हमने एक रेस्टोरेंट ले लिया, जिसका किराया था 1,40,000 रुपये। उसको बनाने के लिए हमने वहाँ पर डाइनिंग भी रखी कि यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर खाना खाएंगे, और हम शुद्ध वेजिटेरियन फूड रखेंगे, क्योंकि आसपास सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ये चल जाएगा।
और हुआ भी ऐसा है, थोड़ा बहुत वो बिजनेस चला। और इस बीच मेरी कंपनी की जो ट्रैवल की जो मेन कंपनी थी उसकी हालत अभी सुधरी नहीं थी। हालांकि मैं अब 2015 आ चुका था, 2015 तक भी सिचुएशन अभी सुधरी नहीं थी। बहुत सारे लोन थे, बहुत सारे लफड़े थे, बैंक वाले दोस्त, कमेटी वाले और वेंडर ऑफिस में आया करते थे, फ़ोन करते थे, और हम सारा दिन फ़ोन पे लोगों को टोपी फिराने का काम की, उससे पैसे लेके उसको दे दिए, उससे लेके ऐसे दे दिए। यही सोच रहे थे कि यहाँ से आएंगे तो यहाँ दे देंगे, यहाँ से आएंगे, रेस्टोरेंट के आए, सैलरी रोक दी रेस्टोरेंट की, उसको दे दिया, किराया रोक दिया तो वहाँ दे दिया, तो रेस्टोरेंट का भी किराया रुकने लग गया, स्कूटी की किस्त भी बढ़ गई। 2016 हो गया था। 2016 में कुछ ऐसा हुआ, मुझे सोचने पे मजबूर हो गया कि अब और नहीं। वो दिन था जब स्कूटी की 6 किस्तें पेंडिंग थी, 2,500 रुपये महीने की किस्त थी उस स्कूटी की। वो प्राइवेट फाइनेंसर अपने 3-4 गुर्गों को लेकर आया स्कूटी को जब्त करने के लिए। मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, जब वो स्कूटी लेकर गया तो मैंने सोचा कि यार 2 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आज इतनी हालत ख़राब हो गई कि 2,500 रुपये के लिए आज मेरे पास 2,500 रुपये नहीं है कि मैं उसकी स्कूटी की किस्त दे सकूं। वो स्कूटी तो ले गया, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने कमिटमेंट करी कि अब ऊपर ही उठना है, अब और बुरा नहीं हो सकता। अगर आज ये 2,500 रुपये के लिए स्कूटी गई है ना, मैं अब अगली गाड़ी, वो भी मर्सिडीज, कैश पे लूंगा। कोई रास्ता नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। क्या सोचा था मुझे नहीं पता। उस दिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी। उसके बाद धीरे धीरे वो सेमिनार अटेंड करना, फिर एक चेन्नई में 6,000 रुपये लेकर 6,000 रुपये का एक सेमिनार अटेंड करने गया मैं चेन्नई में, क्योंकि इंटरनेशनल स्पीकर का वो सेमिनार चेन्नई में पहली बार होने वाला था। वो अटेंड करने के बाद 3 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो बहुत कुछ सीख चुका था। और फिर 2016 के एंड में मेरा ऑफिस तो मेरे पास नहीं था, घर गिरवी था। 60 दिन तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन वो 60 दिन में हम बैंक के पैसे तो नहीं दे सके थे, लेकिन थोड़े बहुत पैसे और थोड़ा बहुत कोर्ट से वकील के थ्रू हमने उसकी एक्सटेंड करवा ली थी कि कुछ पैसे बैंक को दिए थे और बैंक के साथ एक सेटलमेंट टाइप की हो गई थी कि इतने दिन में पैसे दे देंगे। तो घर बचा हुआ था, लेकिन गिरवी था, ऑफिस था नहीं और कुछ नहीं था। रेस्टोरेंट 2016 में क्या हुआ कि रेस्टोरेंट वाले को किराया नहीं दे पाए, क्योंकि वो छोटा वाला रेस्टोरेंट हम छोड़ चुके थे, बड़ा वाला रेस्टोरेंट चल रहा था, और थोड़ा बहुत चलते ही, लेकिन किराया नहीं दे रहे थे, क्योंकि किराया इधर उधर हमको किराया देने के टाइम पे वो किराया हमको किसी और को, उससे ज़्यादा इमरजेंसी वाले बंदे को देना पड़ जाता था, जो ज़्यादा प्रेशर डालता था। तो उसने एक दिन हमारे सारे बर्तन, सारे चूल्हे, सारा फर्नीचर बाहर निकाल दिया और हमें भगा दिया और रेस्टोरेंट में ताला लगा दिया। फिर हमने कहा चलो यहाँ से भी निकले, बैक टू द रूट्स। फिर ऑफिस में एक दिन बैठा था तो अचानक से मेरे को ख्याल आया कि यार जो कुछ किताबों में पढ़ा है, अगर ये सच्चाई है कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, और लाखों लोग, करोड़ों लोग यूट्यूब देखते हैं और अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आप माइंडसेट को चेंज करें तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। अगर आप अपने ऊपर काम करें, अपने बिजनेस से ज़्यादा, तो शायद आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकें। और ये भी सुना कि रिसेशन में ही सबसे ज़्यादा मिलीनियर पैदा होते हैं। तो मैंने कहा अगर ये सच है तो क्यों ना इसको आजमाया जाए। तो एक आइडिया आया दिमाग में कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो लॉस तो है ही नहीं, एक रिस्क और ले लेते हैं। मैंने एक नया टूर बनाया दिल्ली, आगरा, जयपुर का। मैंने कहा आप छोड़ दो इंडियन मार्केट, बहुत कुछ हो गया, जहां से स्टार्ट करी थी नए सिरे से अब कहानी लिखेंगे। मैंने एक ऐसा टूर बनाया कि जो कुछ उन किताबों से, जो कुछ उन वीडियो से, जो कुछ उस सेमिनार से मैंने सीखा था, मैंने कहा उसको एक कोर्स बनाता हूं। 6 दिन के टूर के अंदर मैं वो लर्निंग दूंगा अपने उस इंटरनेशनल क्लाइंट को, यानी कि अमेरिका से कस्टमर आएगा, इंग्लैंड से कस्टमर आएगा, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से क्लाइंट आएगा वो टूर लेने के लिए। तो एक डेट होगी, हर हफ्ते की एक डेट होगी। पहले तो मैंने महीने में सिर्फ 2 ही डेट रखी थी, हर दूसरा और चौथा शनिवार से स्टार्ट होगा टूर। इंडिया में आएंगे, पहला दिन दिल्ली में रहेंगे, दूसरे दिन भी दिल्ली में रहेंगे। दूसरे दिन दिल्ली की साइट सीइंग करने से पहले मैं उनको 6 बजे मेडिटेशन की क्लास दूंगा, 15 मिनट की। उस मेडिटेशन की क्लास के बाद जो कुछ भी मैंने माइंडसेट के ऊपर सीखा है
वो सब डिलीवर कर दूंगा 1 घंटे का। और उसके बाद वो टूर के लिए जाएंगे, दिल्ली साइट सीइंग करने जाएंगे, और अगले दिन मैं उनके साथ बस में बैठूंगा और वो जाएंगे आगरा। आगरा में जाने के बाद अगले दिन सुबह ताजमहल जाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले अगेन मेडिटेशन की क्लास होगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन की लेक्चर होगा। फिर वो आगरा घूमेंगे, अगले दिन वो जाएंगे जयपुर, और जयपुर जाने से पहले मैं दोबारा एक क्लास लूंगा, मेडिटेशन की क्लास लूंगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की। इस तरह से वो जयपुर पहुंचेंगे, अगले दिन फिर जयपुर की साइट सीइंग करने से पहले। इस तरह से कुल मिला के मैंने 5 दिन की वो क्लास, उसमें ग्रेटिट्यूड भी था, उसमें विजुअलाइजेशन भी था, उसमें माइंडसेट भी था, उसमें मनी बिलीव्स भी था। जो कुछ भी मैंने सीखा था वो इतना भर चुका था कि अब मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ तो अभी तक चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि लाखों लोग पागल नहीं हो सकते, लाखों लोग झूठ नहीं बोल सकते। इतने सारे टेस्टिमोनियल, इतने सारे वीडियो भरे पड़े हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। आज डिले हो रहा है लेकिन होगा जरूर, इतना विश्वास आ चुका था। खैर, वो मैंने क्लास देनी शुरू करी। पहले 2 साउथ अफ्रीकन की लेडीज आई, और वो जब लेडीज आई और वो जिस तरह से मैंने डिलीवर किया, जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ दे दिया, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया होगा। उसके बाद अगला ग्रुप आया 8 लोगों का, 8 अमेरिकन लेडीज का। जब उनको मैंने वो दिया, डिलीवर दिया उनके साथ जाकर, उनका सिर्फ यही कहना था कि दिस वाज द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। मैंने जिंदगी में इतने सारे ट्रिप देख लिए, लेकिन ऐसा ट्रिप मैंने दिया जिसमें आपने रियल मुझे इंडिया नहीं दिखाया, आपने मुझे दिखाया कि मैं कौन हूं। यानी कि वो जर्नी सिर्फ अपनी नहीं थी कि इंडिया दिखा रहे हैं, हम इंडिया की चीजें दिखा रहे हैं, ताजमहल दिखा रहे हैं। उस जर्नी में आप डिस्कवर करते हो कि आप क्या हो, आप में क्या पावर है। अगर मैं लॉजिक से चलता वो टूर शुरू नहीं होता। मैंने कुछ नहीं सोचा, वो एक विश्वास था कि लोग सुनेंगे, और वही हुआ। और टूर हिट हो गया, इतना हिट कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। ऑफ सीजन में, गर्मियों के अंदर, अमेरिका से लोग नहीं आते घूमने के लिए, क्योंकि इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, दिल्ली, आगरा, जयपुर में इतनी गर्मी पड़ती है। अमेरिकन लोगों के लिए इतनी गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और हमारे टूर 5-5 बसें हर हफ्ते जाती थी। 200, 250 लोगों को मैं 5 स्टार होटल के अंदर क्लास देता था ट्रांसफॉर्मेशन, और तालियां बजाते थे उस आदमी के लिए जिसके पास कुछ नहीं था। यहां से कहानी चेंज हुई। 2017 से वो कहानी शुरू हुई, 2019 तक आते आते जोर पकड़ने लगी। हमने 2019 में दुबई लॉन्च किया कि अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज भी दिखाएंगे। दुबई, बाली, ग्रीस, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, घाना, इटली, पेरिस, जगह जगह के टूर धीरे धीरे स्टार्ट करने शुरू किए। 2020 आया, दुनिया ठप हो गई, दुनिया रुक गई, हम नहीं रुके। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने हजारों लोगों को बाहर निकाल दिया, हमने एक आदमी नहीं निकाला, सबको घर बैठ के सैलरी दी। क्योंकि अब मेरा दिमाग रिसेशन प्रूफ बन चुका था। अब कोविड क्या, कोई भी ताकत आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि यह विश्वास अब आ चुका था कि अगर ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे कमा लिए थे, लेकिन उस दलदल से बाहर निकलना। और जब लोग बोलकर जाते थे कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, अब तुम सुसाइड कर लो। ऐसी सिचुएशन में सुसाइड करते हैं, अगर तुम हमारे पैसे नहीं दे सकते ना, जिंदा मत रहो। फिर कब से हमारे को बोल रहे हो पैसे दोगे पैसे दोगे, तुम्हारी नीयत खराब है। उन्होंने हमें समझा नहीं, उन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, सुसाइड कर लो। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना जहां एक आदमी नहीं है, हम कर्जदार थे हजारों लोगों के, हजारों सिचुएशन खराब, उस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन था। खैर, 2020 आया, कोविड, चट्टान की तरह हम खड़े थे। हमने 2021 में कोविड खत्म होते ही द्वारका में अपना ऑफिस लिया, क्योंकि वो ऑफिस लेने की अब इच्छा नहीं थी। वो पुराना बिल्डिंग में ऑफिस लेना, अब हमारा स्टैंडर्ड और हमारा जो सोच थी अब वो चेंज हो चुकी थी कि द्वारका में हमने
एक अच्छा खासा बड़ा ऑफिस लिया, एक बहुत ही अच्छे एरिया में, बहुत ही महंगे एरिया में, बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया में हमने ऑफिस लिया। और तब लगा चलो शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 आते आते बहुत कुछ बदल चुका था। गुड़गांव में हमने अपना नया घर लिया। वो घर राजेंद्र नगर वाला बैंक से हट चुका है, बैंक का पूरा पैसा चुका दिया है, और वो 14 करोड़ का कर्जा, 95% उसका जो कर्जा था वो हमने 2020 आने से पहले पहले चुका चुके थे। तो 2023 के बाद अब हमारा बिजनेस बढ़ने लग गया, हमारी इंटरनेशनल पार्टनरशिप होने लग गई, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज की डेट में हमारी कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रैवल एजेंट्स एक इंडियन कंपनी से बुक करते हैं। वो हमारी साइट पे, हमारे ऐप पे रजिस्टर्ड है। मेरी कंपनी का नाम है कल्चर हॉलीडेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और आज हमारी कंपनी को 2024 के अंदर बेस्ट टूर ऑपरेटर अवार्ड अमेरिका में मिला है, जो हमने तो लिया नहीं है, लेकिन हमें ट्रॉफी उन्होंने कोरियर से भेजी है। उन अमेरिकन कुछ कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए हम आगे निकले हैं, जो एक ग्लोबल ब्रांड माने जाते हैं। अभी तक जो जीत रहे थे उनको छोड़ते हुए हमने 2024 में वो इनाम जीता है। तो ये सोचकर मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, एक वो दिन था जब मैं सोचता था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ रास्ता नहीं है, और आज ये दिन है कि आज हम ग्लोबली अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। आज मेरी कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड ही नहीं है, एक शानदार ऑफिस। तब ऑफिस छोटा था, सपने बड़े थे, सपने आज भी बड़े हैं, लेकिन ऑफिस भी बड़ा हो गया है। तो एक शानदार बिल्डिंग हमने बनाई है गुड़गांव के अंदर, जो हमारा हेडक्वार्टर है। दुबई में भी मेरा ऑफिस है, अमेरिका में भी ऑफिस था, लेकिन अमेरिका में हमने कोविड में बंद कर दिया था। और आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, और आप सब लोगों को बताते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि कभी 2,000 रुपये के लिए अपना मोबाइल बेचने वाला 2,500 रुपये के लिए अपनी स्कूटी को नहीं रोक सका। आज उस कंपनी की वैल्यूएशन 800 करोड़ रुपए हो गई है दोस्तों। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फेलियर जो है ना, वो आपको गिराती नहीं है, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप समझ सको। गिरना छोटा नहीं है, क्योंकि गिरना तो हर कोई गिरता है, लेकिन जो नीचे रह गया ना वो गिर गया, जो ऊपर उठ गया असली कामयाबी वही है। तो कुछ ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से, ऑर्डिनरी जिंदगी से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाला जो ये सफर है, यही आपको पहचान दिलाता है।